हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइकॉन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। समझेंगे कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा, यानी सारे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियो को जरूर देखा होगा जहां पर हमने इसके स्केलेटन और डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो कुछ लिंक है आप इजिली स्टैब्लिश कर पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं साइकॉन के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अगर हम साइकॉन की बात करें तो यहां पर रिप्रोडक्शन के आपको दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक होता है आपका एसेक्सुअल मोड और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड। ठीक है, यानी जो साइकॉन है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक ही पेरेंट्स के किसी पार्ट से क्या है एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर गैमिट का फॉर्मेशन होना होता है, उसके बाद गैमिट फॉर्मेशन के बाद गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। वो सारे प्रोसेस किस तरीके से होंगे उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से साइकॉन के अंदर होता है। तो जनरली अगर हम साइकॉन की बात करें तो यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है बडिंग। अब बडिंग में होगा क्या कि जो साइकॉन है उसके किसी पार्ट से, जो उसका लोअर मोस्ट पार्ट है, वहां से एक बड निकलता है और वो बड क्या है साइकॉन से अटैच रहता है। ठीक है, धीरे धीरे वो बड क्या है आउटग्रोथ करना स्टार्ट करता है और जब सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्रो कर जाता है तब वो मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है, यानी जो मेन साइकॉन की बॉडी है उस मेन साइकॉन बॉडी से वो डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद वो किसी सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा और उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल जाता है कि जो उसका सबसे अपर वाला पार्ट ऑस्कुलम होता है वहां पर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो फ्रेगमेंट्स क्या है फिर जाके एक नेक्स्ट साइकॉन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी बडिंग के थ्रू भी हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो इन्हीं सभी चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। तो स्काइफा या साइकॉन की बात करें तो इसके अंदर आपको या तो एसेक्सुअल या फिर आपको सेक्सुअल मेथड देखने को मिल जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, बडिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इस बड में होगा क्या कि मेन बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ दिखना स्टार्ट होगा। आउटग्रोथ का मतलब क्या है कि बाहर से किस तरीके से कुछ ग्रोथ बनना, मासेस बेसिकली बोले तो सेल के कुछ मासेस आपस में आके इकट्ठे होकर आउटग्रोथ बनाना स्टार्ट करते हैं और ये जो आउटग्रोथ है वो एक सिलेंडर लाइक स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करते हैं और वो बेसिकली क्या है बेस से कुछ इस तरीके से यहां पर अटैचमेंट शो करते हैं। ठीक है, फाइनली ये क्या होंगे मेन बॉडी से अलग हो जाएंगे। मेन बॉडी से अलग होते ही अब ये क्या है ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा फुल फ्लैश स्काइफा या साइकॉन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इनके मल्टीपल पीसेस भी अगर काट देंगे तो सारे मल्टीपल पीसेस भी क्या है नए नए टाइप के, आप बोल सकते हो कि नया पूरा का पूरा स्काइफा या साइकॉन का फॉर्मेशन कर देगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यही चीज हमने लिखा है यहां पर क्या होगा कि जो मेन ऑस्कुलम है उसको ब्रोकन कर दिया जाता है, मल्टीपल पीसेस में उसको तोड़ दिया जाता है और जितने भी ये सारे पीसेस होंगे वो क्या है
मेन पेरेंट बॉडी से या तो उसके पास अटैच होते हैं या सबस्ट्रेटम से अटैच होके वो एक नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी जैसे ही वो मेन बॉडी से डिटैच होंगे, डिटैच होने के बाद वो क्या है, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद एक नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद क्या है, वो अपने आप को एक सबस्ट्रेटम से अटैच कर देते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जो साइकॉन होता है, साइकॉन के अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, ये ससाइल होता है। ठीक है, ये क्या है, ससाइल होता है, मींस कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड होगा, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो आई डोंट थिंक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है कि सिंपल बडिंग मेथड के थ्रू यहां पर होगा। बडिंग बेसिकली होता क्या है, बॉडी से निकला हुआ आउटग्रोथ, वो जो आउटग्रोथ है बॉडी से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद क्या है, खुद से क्या है, किसी सबस्ट्रेटम से जाकर अटैच होगा और फिर वहां पे फुल ग्रोन हो जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैमीट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक गैमीट का फॉर्मेशन ना हो और उस गैमीट का फिर क्या है, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन ना हो, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइकॉन की बात करें या स्काइफा की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखने की क्या चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम गैमीटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहां पर एग का फॉर्मेशन भी करना है और एग का और उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन भी करना है। तो दोनों चीजों का फॉर्मेशन करना है। तो एग के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलेंगे और स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है इसका, oogenesis। तो दो चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, और oogenesis का मतलब क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को एक बार समझ लेते हैं और फिर उसके बाद पीपीटी से सारी चीजों को एक बार देख लेंगे, सो दैट कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं या मेनली अगर हम स्काइफा या साइकॉन की बात करें, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनके बॉडी के ऊपर आपको 3 लेयर देखने को मिल जाता है। सबसे आउटर वाले लेयर को हमने नाम दिया था पिनाकोडर्म लेयर बोला था। उस सबसे अंदर वाला जो फ्लैजिलेटेड लेयर था, फ्लैजिलेटेड लेयर को हमने नाम दिया था क्वानोडर्म। ये कौन सा लेयर है, क्वानोडर्म। और इसके बीच में और इनके बीच में ए सेलुलर प्रोटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हमने नाम दिया था मीजनकाइम। इसको नाम दिया था मीजनकाइम। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहां पर स्पेशलाइज ध्यान रखना है कि जो आपके स्काइफा या साइकॉन होते हैं, यहां पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होते, क्योंकि जो स्काइफा है वो मोनोशियस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब कि सिंगल बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तब ऐसे को बोला जाता है मोनोशियस। ठीक है, तो जो स्काइफा होता है वो मोनोशियस होता है। ठीक है, यानी अब इसके एक ही बॉडी के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनेगा और क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मन में डाउट आना चाहिए कि अगर यहां पर मोनोशियस कंडीशन है एक ही बॉडी के अंदर, अगर सपोज करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर सारी दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्काइफा है इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता, यहां पर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहां पर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो स्काइफा होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी।
इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोटोगाइनी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो फीमेल गैमीट है वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, या बोल सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वाला जो पूरा सिस्टम है वो बेसिकली अर्ली मैच्योर होते हैं। ठीक है, जनरली आपको ध्यान रखना है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना है तो उसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी पहले मैच्योर होता है, दूसरा बाद में मैच्योर होता है, तो उस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का एक साथ मैच्योर होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें स्काइफा की, ऑल्दो ये मोनोशियस है, ठीक है, यहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रीजन क्या है कि यहां पर आपको प्रोटोगाइनी कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं कंपैरिजन टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो हम यहां पर इसको मेंशन कर देते हैं। यहां पर क्या होगा, फीमेल प्रोटोगाइनी कंडीशन है, तो प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर अर्ली, मैच्योर्स अर्ली। ठीक है, यहां पर ये पहले अर्ली मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, यहां पर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कैसे होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे यहां पर स्पेशलाइज्ड, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि यहां पर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, जब मैं इसका पहला लेक्चर बना रहा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाला, वहां पर मैंने इसको आपको बताया था कि यहां पर कुछ सेल्स होते हैं और वही सेल जाके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स या अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मीजनकाइम लेयर के अंदर, मीजनकाइम लेयर के अंदर क्या होता है आपका, अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स को लोग आर्कियोसाइट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट या जिनको हम आर्कियोसाइट सेल बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अपने साइज को इनलार्ज कर लेते हैं, इनलार्ज इट्स साइज, ये अपने साइज को इनलार्ज कर लेते हैं। सपोज करो पहले इतने थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन गेन करके अपने साइज को इस तरीके से बड़ा कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही अपने साइज को बड़ा कर लेंगे, अब बड़ा करने के बाद क्या होगा, अब इस बड़े सेल को जिन्होंने, यानी ये अभी भी आर्कियोसाइट सेल है लेकिन इन्होंने अपना साइज बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने अपना साइज बड़ा कर लिया है, अब इसको हम बोलना स्टार्ट करेंगे कि अब ये क्या है, स्पर्म मदर सेल कहलाएगा, क्योंकि ये बाद में जाके क्या है, स्पर्म बनाने वाला है। तो आपको ये याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म मदर सेल। ठीक है, अब ये जो स्पर्म मदर सेल्स हैं, अब ये स्पर्म मदर सेल्स होगा क्या, अब इसके चारों तरफ, ये जो स्पर्म मदर सेल अभी आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ अब क्या होने वाला है, ये स्पर्म मदर सेल है, इसके चारों तरफ यहां पर दूसरे अमीबोसाइट सेल्स, जिनको इस तरीके से, ये दूसरे अमीबोसाइट सेल्स हैं, ये इसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से एक लेयर बना देते हैं। अब ये जो लेयर बन के आया है, इसको हम स्पर्मेटोसिस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब जब स्पर्मेटोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद अब ये जो आपका स्पर्म मदर सेल्स है, इसके अंदर 2 से 3 बार डिवीजन होता है। 2 से 3 बार कैसा होगा, डिवीजन होगा। यहां पे 2 से 3 बार डिवीजन के बाद आपको यहां पर क्या है, इस तरीके से एक स्पर्म देखना स्टार्ट हो जाता है, या इसको हम स्पर्म साइट, या इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक स्पर्म बनके तैयार हो जाता है। ठीक है,
ये इस आपका स्पर्म बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें इसका जो हेड होता है वो आपका राउंडेड होता है, ठीक है, राउंडेड होगा। और उसके बाद एक बेसिकली बोल सकते हैं कि मूवमेंट करने वाला एक टेल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहां तक का सारा चीज समझ में आ गया है। एक बार मैं इसको समअप कर देता हूं सो दैट कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा? जो अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स हैं, जिनको हम आर्कियोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे तो उसको बोलेंगे स्पर्म मदर सेल्स। अब ये स्पर्म मदर सेल्स के चारों तरफ क्या है, कुछ अमीबोसाइट सेल्स और इस तरीके से घेरा बना लेते हैं, एक उसको सर्कल कर लेते हैं। अब जब सर्कल कर लेंगे तो ये जो नया स्ट्रक्चर बन के आया है इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर क्या है, 2 से 3 बार डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या है, स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, जो मैच्योर होके स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सेम एज अगर हम oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis कैसे होगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कुछ चीजें यहां पर सेम ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है। तो oogenesis की अगर हम बात करें तो oogenesis में होगा क्या कि जनरली जितने भी इस तरीके से सबसे पहले अमीबोसाइट सेल्स ही होंगे, यानी अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स, जिनको आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं, वो भी अपना साइज क्या कर लेते हैं, इस तरीके से इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही अपना सेल, अब बेसिकली क्या है, अपना ये पूरा का पूरा जो साइज है इनलार्ज कर लेंगे। इनलार्ज करने के बाद क्या है, ये कुछ और सेल्स को बाहर से इनगल्फ करना स्टार्ट करते हैं, जिनको नर्स सेल बोलते हैं। उनको इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करके इनका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, इनके अंदर भी बस डिवीजन होगा 2 बार, ऑलमोस्ट 2 बार के करीब डिवीजन होगा, जिसकी वजह से यहां पर ये मैच्योर एग का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या है, डिवीजन में फर्क होता है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। यहाँ पर ये भी साइज इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज करने के बाद 2 डिवीजन होगा, 2 डिवीजन के बाद एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सारी चीजों को एक बार फटाफट इस पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो स्काइफा होता है आपका, ठीक है, ये जो स्काइफा है वो कैसा है आपका, मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन यहां पर आपको प्रोटोगाइनी कंडीशन देखने को मिलता है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। उनके अर्ली मैच्योर होने की वजह से यहां पर आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर आपको स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर जो मेल सेक्स सेल्स है जिनको स्पर्म बोल रहे हैं, और जो फीमेल सेक्स सेल है जिनको ओवा बोल रहे हैं, वो कहां पर मिलेंगे, मीजनकाइम के अंदर मिलते हैं, क्योंकि मीजनकाइम के अंदर ही आपका अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, जिनकी मदद से इनका फॉर्मेशन होता है। इसलिए ये आपको कहां पर मिलेंगे, मीजनकाइम लेयर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि जो अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट सेल्स, जिनको हम आर्कियोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, उनसे इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं वो ये मानते हैं कि जो क्वानोसाइट्स है, क्वानोसाइट से भी इनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उनका जो डेवलपमेंट है किससे हो सकता है, या तो अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट जिनको हम आर्कियोसाइट्स बोल रहे हैं, या फिर क्वानोसाइट से इनका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरीके से स्पर्म बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो स्पर्म मदर सेल है, जो अभी हमने देखा था, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, वो टिपिकली क्या है, एक लार्ज आर्कियोसाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी जो अमीबोसाइट सेल्स है, जो आर्कियोसाइट सेल्स है, वो अपने आप को जैसे साइज में बड़ा कर लेगा, उसको हम क्या बोलना स्टार्ट कर लेंगे, स्पर्म मदर सेल बोलना स्टार्ट करेंगे, या स्पर्मेटोगोनियम बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है वो अपने चारों तरफ फ्लैट कवर सेल्स को लेके आ जाता है। जस्ट अभी मैंने डायग्राम बनाया था कि ये क्या है, स्पर्मेटो या स्पर्म मदर सेल्स है, इसके चारों तरफ कवर सेल्स आ जाते हैं, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से चारों तरफ से आ जाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसको नाम देंगे स्पर्मेटो
स्पर्मेटोसिस्ट। अब इस स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर 2 से 3 बार डिवीजन होगा और 2 से 3 बार डिवीजन होने के बाद क्या है, ये स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा जो बाद में जाके स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटोसाइट। और ये स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होता है, आपका स्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो आपका फ्लैटेंट है वो किसको कवर करेगा, मदर सेल्स को कवर करेगा और उसके बाद क्या है, स्पर्मेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है उसके अंदर आप देखेंगे 2 से 3 बार डिवीजन होता है और 2 से 3 बार डिवीजन होने के बाद स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा जो कि बाद में जाके स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपको ये डायग्राम भी दे रखा है, इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, कि यहां पर किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट, ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि जब स्पर्म बन जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक मैच्योर स्पर्म की बात करें तो उसके अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिल जाएगी। एक तो राउंडेड न्यूक्लिएटेड हेड होगा, यानी सबसे पहले एक हेड होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा और ये ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड होने वाले हैं, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके अलावा क्या है, विब्रेटिल टेल होता है। विब्रेटिल टेल का मतलब क्या है, वाइब्रेट करने वाला, यानी ये वाइब्रेट कर सकता है ऐसा टेल होगा। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है और इस टेल की मदद से ही, ये जो टेल है इसी की मदद से ये जो स्पर्म है पानी के अंदर स्विम कर सकता है और स्विम करके एग तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं oogenesis। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ नोट है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट उसके लिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप RL कोटपाल बुक रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं oogenesis। ये भी समवट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस से सिमिलरिटी शो करता है। अगेन यहां पर भी क्या होगा कि जो आपके आर्कियोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर इनलार्जमेंट होने वाला है। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, जो एग मदर सेल्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, आर्कियोसाइट्स बोलेंगे वो, या जिनको हम oocyte बोल रहे हैं, वो क्या है, लार्ज आर्कियोसाइट सेल से बनते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब इसके अंदर क्या होगा कि मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये आपका एग मदर सेल है, ये क्या है, आपका एग मदर सेल है और यहां पर इस तरीके से बहुत सारे क्वानोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वानोसाइट सेल्स हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो जैसे ही एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो क्वानोसाइट सेल्स क्या करते हैं, अपने फ्लैजिला को सेट ऑफ कर देते हैं, फ्लैजिला को गिरा देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। सो दे मे समटाइम्स अराइज बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वानोसाइड विच स्टोर सम फूड, लूज फ्लैजिलम, सिंक इनटू द मेसेनकाइम। यानी जनरली इनका फॉर्मेशन आर्कियोसाइट से भी हो सकता है और क्वानोसाइट से भी हो सकता है। अगर क्वानोसाइट से होगा तो क्वानोसाइट क्या करेगा, अपने अंदर जो फ्लैजिला है उसको शेड ऑफ कर देता है, उसको गिरा देता है, उसके अंदर कुछ फूड स्टोर रहता है, उन सभी की मदद से ये क्या करेगा, एग का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या होगा कि जो oocyte है वो क्या है, बिल्कुल अमीबोसाइट की तरह मतलब मूवमेंट शो करता है और यहां पर वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा और उसके अंदर क्या है, दूसरे अमीबोसाइट सेल्स को इनगल्फ करना स्टार्ट करेगा, जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जब वो इनको इनगल्फ करना स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो एग का साइज है वो बड़ा होना स्टार्ट होगा। यानी कि सबसे पहले मान लेते एक छोटा साइज था, इसने बाहर से नर्व सेल्स को या दूसरे अमीबोसाइट सेल्स को इनगल्फ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, oocyte बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही इनके अंदर ग्रो हो जाता है, अब तुरंत यहां पर क्या होगा, 2 बार डिवीजन होगा और 2 बार डिवीजन होने के बाद ये क्या है, आपका एग में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर एग के अंदर ये कन्वर्ट होगा, जिसको बाद में फर्टिलाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक है, आप समझो जरा ध्यान से इसको। सपोज करो ये एग है। ठीक है, एग के चारों तरफ इस तरीके से क्वानोसाइट की लेयर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से क्वानोसाइट सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो क्वानोसाइट सेल्स है ये हमारा राइपन एग है, यानी जो फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है,
और यहाँ पर मान लेते हैं ये स्पर्म है जो फर्टिलाइज करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर एंटर कैसे करेगा एग, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ये जो एग, ये जो स्पर्म है ये इस एग के अंदर एंटर करे। तो अब ये एंटर कैसे करेगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि ये जो आपका स्पर्म है, ये जो स्पर्म है ये क्वानोसाइट की मदद से धीरे धीरे अंदर की तरफ एंटर करेगा। अब ये जो क्वानोसाइट्स के अंदर जो फ्लैजिला है ये सारी चीजें शेड ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। शेड ऑफ होने के बाद जैसे ही स्पर्म इस क्वानोसाइट के अंदर एंटर करता है वैसे ही इसका जो टेल है वो अपना टेल भी शेड ऑफ कर देता है। शेड ऑफ करने के बाद अब ये जो पूरा का पूरा जो हेड है इस पर्टिकुलर स्पर्म का वो बिल्कुल राउंडेड हो जाता है और उसके चारों तरफ इस तरीके से क्वानोसाइट लेयर जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वानोसाइट सेल्स है और ये जो आपका स्पर्म है ये दोनों मिलके बेसिकली क्या करते हैं, एक कैरियर सेल्स का फॉर्मेशन या कॉलर सेल आप बोल सकते हो कि एक कैरियर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो कैरियर सेल है डायरेक्टली अंदर की तरफ एग की तरफ अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद दोनों का जो न्यूक्लियस है उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। दोबारा से इसको समझते हैं। यहां पर क्या है कि ये एग है, एग के चारों तरफ क्वानोसाइट सेल्स हैं, ये क्वानोसाइट सेल्स हैं। जैसे स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा ये स्पर्म अपना टेल क्या करेगा, शेड ऑफ कर देगा। शेड ऑफ करने के बाद अब ये जो क्वानोसाइट सेल है और इसका हेड है वो कैरियर सेल की तरफ वर्क करते हैं और ये डायरेक्टली जाके क्या है इस पर्टिकुलर एग के अंदर जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं और यानी इन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा यानी बॉडी के अंदर होता है और यूजुअली जो फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस होगा, ठीक है। अब जनरली क्या है कि जो स्पर्म है वो डायरेक्टली एंटर करता है वाटर करंट की मदद से, ठीक है। उसके बाद क्या है जो स्पर्म सेल है सबसे पहले क्वानोसाइट के अंदर एंटर करता है जो कि मैच्योर सेल के पास में प्रेजेंट होता है। ये मैच्योर सेल है और ये यहाँ पर क्वानोसाइट सेल है तो उसके पास प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ये इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एंट्री कर लेता है स्पर्म, ठीक है, उसी समय वो क्या है अपने टेल को लूज कर देता है, खत्म हो जाता है उसका टेल, टेल को शेड ऑफ कर देता है और उसका जो हेड है वो डायरेक्टली क्वानोसाइट के अंदर चला जाता है और राउंडेड हो जाता है, ठीक है। अब जो क्वानोसाइट्स है उसके पास भी अपना फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो भी अपने फ्लैजिला को क्या कर देता है, शेड ऑफ कर देता है और अपने आप को अमीबॉइड नेचर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही वो अपने आप को अमीबॉइड नेचर में कन्वर्ट करता है इस समय आप इसको हम करियर सेल या नर सेल बोलना स्टार्ट करते हैं। यही करियर सेल और नर सेल्स क्या है एग के साथ फ्यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो करियर सेल है वो डायरेक्टली ओवम से अटैच हो जाएगा और वो एक कॉनिकल डिप्रेशन बनाता है, ठीक है। जनरली देखो जरा, जैसा ये मान लेते हैं एग है और यहां पर इस तरीके से कॉनिकल डिप्रेशन होगा और ये कैरियर सेल है तो इसके अंदर जाता है और धीरे धीरे जाके एग यहाँ पर एग का जो यहाँ पर जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। So the capsule containing sperm head then penetrates the ovum and completes the fertilization, यानी इसको पेनिट्रेट करेगा और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि अब जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट के अंदर फिर क्या है पर्टिकुलर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें कि जो करियर सेल है, करियर सेल का काम क्या होता है, स्पर्म को अंदर की तरफ ले जाने का काम करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो पहले फटाफट मैं यहां पर समझा देता हूं फिर डायरेक्टली क्या है पीपीटी की मदद से भी इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि सबसे पहले जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद यहां पर क्या है 3 डिवीजन ऐसे होंगे जो वर्टिकल डिवीजन होंगे, यानी सबसे पहले 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे, ठीक है। 3 वर्टिकल डिवीजन से क्या है टोटल 8 सेल बनते हैं, यानी सबसे पहले क्या बनेगा 1 से 2 सेल बन गया, फिर अब 2 से क्या बनेगा इस तरीके से टोटल 4 सेल्स बनेंगे, 4 से क्या होगा 8 सेल बनता है, टोटल कितने बनेंगे 8 सेल बन जाएंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। तो इस तरीके से टोटल यहां पर आप मान लो 8 सेल बनेंगे। 8 सेल बनने के बाद अब जो 4th डिवीजन होता है वो हॉरिजॉन्टल होगा, 4th डिवीजन हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन होने की वजह से, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है वो अनइक्वल होगा, वो कैसा होगा अनइक्वल डिवीजन होगा। मतलब कि यहां पर इस तरीके से 4 ऊपर सेल दिखेंगे, यानी टोटल क्या है 8 बने हैं, 8 के बाद जैसी डिवीजन होगा 16 सेल बनेंगे, ठीक है। तो 16 सेल में क्या होंगे 8 ऊपर की साइड बड़े बड़े सेल होंगे और फिर नीचे की साइड भी यहां पर
छोटे छोटे सेल्स होंगे, ठीक है। जो बड़े सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेगामियर, उनको क्या बोलेंगे, मेगामियर। और जो छोटे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोमियर, ठीक है। और इन दोनों के जो नंबर्स होते हैं वो 8-8 होते हैं, ठीक है। जो मेगामियर है वो बाद में जाने के बाद पिनेकोडर्म लेयर बनाता है, यानी जो आउटर लेयर है उसका फॉर्मेशन करेगा। और जो आपका माइक्रोमियर है वो बाद में जाके क्या करता है, क्वानोडर्म लेयर बनाता है, जो कि सबसे इनर सेल होता है। तो इस तरीके से डिवीजन होना होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और डेवलपमेंट ऑन उसी साइट पे होगा। इन सीटू का मतलब क्या है कि जहां पर है वहीं पर डेवलपमेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यानी मीजनकाइम के अंदर होगा, जो मैटरनल पेरेंट है उसके अंदर होगा, ठीक है। यहां पर जो क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब ये कंप्लीट जो पूरा जाइगोट है उसका कंप्लीट डिवीजन होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट 3 डिवीजन वर्टिकल होंगे, जिसकी वजह से 8 ब्लास्टोमेयर बनते हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो लास्ट 4th डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये कैसा होगा, अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं 2 टीयर्स के अंदर, यानी 8 ऊपर होंगे 8 नीचे होंगे, ठीक है। अब जो लोअर वाला जो टीयर है वो क्या है, क्वानोडर्म लेयर, वो लार्जर होता है। लार्जर होने की वजह से उसको हम मैक्रोमियर बोलते हैं, और मैक्रोमियर का काम क्या होता है, ये पिनाकोडर्म लेयर बनाएगा। लेकिन जो आपका अपर टीयर में जो 8 सेल है उसको छोटे होते हैं, इनको माइक्रोमियर बोलते हैं। और ये आपका क्वानोडर्म बाद में जाके बनाने वाला है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्लीवेज किस तरीके से होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 16 सेल स्टेज बना, ठीक है। 16 सेल स्टेज में जो ऊपर वाला है वो छोटा होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमियर। और नीचे वाला क्या होता है, मैक्रोमियर। नीचे वाला मैक्रोमियर। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो मैक्रोमियर है उसमें अब डिवीजन नहीं होगा कुछ समय के लिए, लेकिन जो माइक्रोमियर है उसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही माइक्रोमियर के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है, वैसे ही क्या होगा, अंदर की तरफ, जैसे आप ध्यान से देखो, अंदर की तरफ ब्लास्टोसील, एक कैविटी बन जाता है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। और जो ऊपर वाला माइक्रोमियर है उसमें डिवीजन की वजह से ये सारे के सारे क्या है, फ्लैजिलेटेड बन जाएंगे। और फ्लैजिलेटेड बनने के बाद ये सारा फ्लैजिला अंदर की तरफ, मतलब ब्लास्टोसील, ये जो अंदर कैविटी आपको दिख रही है उसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर जो माइक्रोमियर है, डिवीजन की वजह से फ्लैजिला बनना स्टार्ट होगा। और यहां पर जो आपका मैक्रोमियर है वहां पर एक स्पेस खाली होता है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकता है बाहर के एनवायरमेंट के बाद, ठीक है। अब होगा क्या कि जब इसके बीच में डिवीजन हो रहा होता है उसके कुछ समय बाद अब यहां पर क्या होने वाला है कि जैसे ही यहां पर ये अंदर की तरफ फ्लैजिला बनेगा, अब यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन की वजह से क्या होगा कि जो फ्लैजिला पहले अंदर था, अब ये फ्लैजिला सारे के सारे इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही फ्लैजिला बाहर आ जाएगा, अब इसको हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। ये एक लार्वल स्टेज है जिसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। अब ये एम्फीब्लास्टुला बना और उसके ऊपर जो आपके मैक्रोमियर थे जो अब डिवाइड नहीं कर रहे थे, अब ये क्या करेंगे, फटाफट तेजी से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। और तेजी से जब डिवीजन करेंगे तो उस केस में अब क्या है, नीचे से जाके सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे और अंदर की तरफ ये जो लेयर आप देख रहे हो ये सारी की सारी क्या चीज बनाना स्टार्ट करेगा, अंदर की तरफ रेडियल कैनाल बना देगा। ये अंदर की तरफ रेडियल कैनाल बनाएगा और फिर बाद में जाके ऑस्कुलम बनेगा और नीचे वाला जो इसका ब्लास्टोपोर होता है वो जाके सिंपल से सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनके अंदर क्लीवेज होता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले एग बनेगा, फिर जाइगोट होगा, उस जाइगोट बनने के बाद क्या है, उसके अंदर सबसे पहले 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे जिसकी वजह से 8 सेल बनेगा। उसके बाद क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा जिससे 16 सेल बनेगा। और जो लास्ट वाला होता है 16 सेल ब्लास्टोमियर, उसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला का साइज छोटा होता है जिसको माइक्रोमियर बोलते हैं, नीचे वाले का साइज बड़ा होता है जिसको मैक्रोमियर बोलते हैं। माइक्रोमियर बेसिकली क्वानोडर्म लेयर बनाएगा, मैक्रोमियर क्या बनाता है, आपका पिनेकोडर्म लेयर बनाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो माइक्रोमियर है उसके अंदर तेजी से डिवीजन होता है जिसकी वजह से फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स अंदर ब्लास्टोसील कैविटी में खुलते हैं। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे इन्वर्जन का प्रोसेस होता है, यानी अंदर वाले स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं, बाहर वाले स्ट्रक्चर अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो पहले अंदर था वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला।
अब जो मैक्रोमियर अब तक जो डिवाइड नहीं कर रहा था, अब वो डिवीजन करना स्टार्ट करता है और इस पूरे लेयर के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है, यानी इन सब के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो लोअर पोर्शन होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है, वो जमीन से जाके अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है और ऊपर वाले पार्ट में ऑस्कुलम बनता है। और ये जो पूरा का पूरा जो अंदर वाला जो लेयर है, जो मतलब माइक्रोमियर है, वो अंदर की तरफ फोल्डिंग शो करते हैं और जाके ये रेडियल कैनाल या बोल सकते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो अब इन्हीं चीजों को हम फटाफट क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जनरली क्या होगा, जो मैक्रोमियर है वो अनडिवाइडेड रहता है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग बिकम समवट राउंडेड, जब तक कि कुछ ना कुछ वो राउंडेड ना हो जाए तब तक वो अनडिवाइडेड रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रोमियर है उसके अंदर रैपिड माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसके अंदर फ्लैजिला आ जाता है और ये फ्लैजिला अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होगा कि एम्ब्रियो के अंदर एक नया मतलब कि प्रोसेस होना स्टार्ट होता है और बेसिकली जब ये फ्लैजिला अंदर चला जाता है तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डोबास्क और टूजेट। इन्होंने इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को स्टोमोब्लास्टुला बोला। अब ये जो स्टोमोब्लास्टुला बना है उसके अंदर बेसिकली एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वन साइड ऑफ द स्टोमोब्लास्टुला इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इलोंगेटेड एंड फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर, और दूसरा साइड क्या होगा, उसके अंदर 8 मैक्रोमियर प्रेजेंट होता है जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, अब जो इनर कैविटी है ब्लास्टोसील की, उसको बाहर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके इसमें होगा क्या कि जो यहाँ पर ये जो मैक्रोमियर है उसमें इस तरीके से होल होता है, जिसकी वजह से अंदर वाला जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो बाहर से कम्युनिकेट कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। और उसी के थ्रू क्या है कि डिफरेंट टाइप के अमीबोसाइट सेल्स को अगर उसको इनगल्फ करना है न्यूट्रिशन के लिए, तो इसी पर्टिकुलर पोर से वो उसको न्यूट्रिशन के तौर पर अमीबोसाइट्स को इनगल्फ भी कर लेगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब जनरली जैसे ही स्टोमोब्लास्टुला बनेगा, अब बनने के बाद क्या होता है, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन की वजह से जो पहले फ्लैजिला अंदर थे, ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर थे, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, स्टोमोब्लास्टुला के अंदर एक इन्वर्जन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा उलट जाता है। ठीक है, उलटने की वजह से आप देखेंगे कि जो माइक्रोमियर है, जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब इस केस में जो एम्ब्रियो है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो इसका जो मैक्रोमियर था, जो डिवाइड नहीं कर रहा था, अब उसके अंदर क्या होगा, जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल है जिनको मैक्रोमियर बोलते हैं, अब वो जो 8 थे वो पोस्टीरियर पार्ट को एक्वायर करता है और उसके अंदर हम देखेंगे कि अब तेजी से डिवीजन होना स्टार्ट होगा। और जब वो तेजी से डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो ये पूरी तरीके से इसको अच्छे से कवर कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जो ऑस्कुलम है वो बाहर की तरफ बनेगा। उसके अलावा क्या है कि जो फ्लैजिलेटेड पोल है वो डायरेक्टेड एंटीरियरली एंड फोर्स फॉर स्विमिंग इज सप्लाइड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, यानी अब ये क्या है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा और ये एंटीरियर पार्ट को अक्वायर करता है। और लास्ट में जो इसका ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर जाके सरफेस से कनेक्ट होगा, सबस्ट्रेटम से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। पहले देखो यहाँ पर सिंगल सेल, 2 सेल, फिर 4, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। 16 सेल 2 पार्ट में टूटेगा, नीचे वाला मैक्रोमियर, ऊपर वाला माइक्रोमियर। ये वाला क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बनाएगा और नीचे वाले में डिवीजन अभी होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे डिवीजन होगा, इन्वर्जन होगा। यहाँ पे इन्वर्जन की वजह से जो पहले फ्लैजिला अंदर था वो बाहर आ जाएगा। इस वाले स्टेज को हम एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे वाले लेयर्स हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे, उसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद क्या है, अभी नीचे जाके ग्राउंड से सबस्ट्रेटम से जाकर अटैच हो जाएगा और ऊपर की तरफ ऑस्कुलम खुल जाता है, जिसकी वजह से ये बाहर से कनेक्टिविटी शो करते हैं। ये चीज आपको उसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब जनरली क्या है कि जो एम्फीब्लास्टुला का जो मैक्रोमियर है वो सेटल डाउन होता है और गैस्ट्रुलेशन होना स्टार्ट होगा उसके अंदर, मतलब फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रैनुलर नॉन फ्लैजिलेटेड हाफ सेल है उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिवीजन होता है। ठीक है, और उसके बाद एक डबल वॉल गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से डबल वॉल गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जो लार्वा है उसका जो ब्लास्टोपोर वाला पार्ट है
वो क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से जाके फिक्स होगा और उसके दूसरे साइड ऑस्कुलम खुलता है और उसी के थ्रू वो बाहर से बेसिकली क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो जब जैसे ही वो सबस्ट्रेटम से कनेक्ट होता है तो उस केस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, यानी शुरुआत में वो ओलेंथस टाइप का, यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम ओलेंथस स्टेज बोलते हैं। यानी शुरुआत में ओलेंथस स्टेज बनेगा जो कि बाद में फर्दर डेवलप होके अडल्ट साइकॉन का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो एक बार जाके इसको पीपीटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, तो एक बार इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे या इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन स्काइफा वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।